नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, मेरा ये चैनल फाइनेंशियल लिटरेसी और बैंक के स्कीम्स के बारे में, बैंक पेंशन के बारे में या गवर्नमेंट के स्कीम्स के बारे में, गवर्नमेंट पेंशनर्स के बारे में इन्फॉर्मेशंस देता रहता हूँ और इस चैनल के माध्यम से मैं फाइनेंशियल लिटरेसी के लोगों को टिप्स भी देता रहता हूँ। मैंने ये देखा है कि आजकल मेरे वीडियोस काफ़ी लोग पसंद करते हैं और अपने कमेंट्स भी करते हैं, लेकिन फिर भी सब्सक्राइब काफ़ी कम लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले वो आपसे ये निवेदन करूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी, ब्रीफ में मिलेंगी और आपके फाइनेंशियल प्लानिंग से संबंधित भी हो सकती हैं, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। नए-नए वीडियो के जल्द नोटिफ़िकेशन के लिए बेल आइकन भी ज़रूर दबाएँ, ताकि आपके पास वीडियो की इन्फॉर्मेशंस तुरंत पहुँच जाए। तो आज का ये मेरा वीडियो उन बैंक स्टाफ्स के लिए डेडिकेटेड है, जो बैंक में रहते हुए हाउसिंग लोन की फैसिलिटी नहीं अवेल कर पाते हैं या किसी कारण वो होम लोन फैसिलिटी अवेल नहीं कर पाते हैं। मैं ये इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि बैंक की होम लोन फैसिलिटी क्यों अच्छी है और एक अर्ली एज में ही होम लोन क्यों ले लेना चाहिए। साथ ही आपको किस लोकेशन पे होम लोन लेना चाहिए, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बैंक के होम लोन फैसिलिटीज के 4-5 फीचर्स पर चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो जो होम लोन फैसिलिटी होती है, उसमें कंसेशनल इंटरेस्ट रेट होता है, जो कि मार्केट रेट के मुकाबले 2-3% कम ही होता है। पहले तो पब्लिक में ये भी धारणा थी कि बैंक स्टाफ को होम लोन फ्री में मिलता है, लेकिन मैंने अपने 35 साल की एज सर्विस में कभी ऐसा नहीं देखा कि बैंक का होम लोन फ्री में था। हाँ, कंसेशनल रेट ज़रूर था, 5-6% के करीब। कभी स्लैब वाइज रहा, कभी अब स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सिंपल रेट 6% का, 5.5% का मार्केट के रेट पे डिपेंड करता है। दूसरा फीचर ये है कि इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई होता है, वो सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई होता है और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो पहले कटता है और उसके बाद इंटरेस्ट का कंपोनेंट कटता है। इसलिए आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जो कि पब्लिक के लिए या कॉमर्शियल होम लोन होते हैं, उन पर इंटरेस्ट पहले रिकवर करते हैं और कुमुलेटिव इंटरेस्ट रेट लगता रहता है। तीसरा जो मेजर फैसिलिटी है इसी होम लोन में स्टाफ के, उसमें रिपेमेंट पीरियड सर्विस के हिसाब से 30-35 साल तक है। तो 35 साल तक स्टेट बैंक में और बाकी कई बैंकों में होम लोन का रिपेमेंट का पीरियड डिसाइड किया गया है। तो लंबा रिपेमेंट पीरियड होने की वजह से आपको इंस्टॉलमेंट काफ़ी छोटी पड़ेंगी और क्योंकि सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, तो इसमें इंटरेस्ट के लिए भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि लंबे पीरियड में ज़्यादा इंटरेस्ट लगेगा। चौथा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर है कि बैंकिंग इंडस्ट्री में पिछले 2 दशक से जो स्टाफ होम है, उसको काफ़ी लिबरलाइज़ कर दिया गया है और जब कभी भी बैंकिंग इंडस्ट्री में वेज रिविज़न होता है या मार्केट में प्रॉपर्टी के प्राइसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो जो होम लोन का लिमिट है, उसको भी बढ़ा दिया जाता है। जैसे कि आज की डेट में बैंकिंग इंडस्ट्री में होम लोन की लिमिट 1.5 करोड़ तक भी हो चुकी है। वो डिपेंड करता है कि आप किस स्केल के हैं। लेकिन नॉर्मली एवरेज जो लिमिट है वो 1 करोड़ के करीब तो है ही सारे स्टाफ के लिए। तो 1 करोड़ में आज की डेट में आपको एक रीज़नेबल होम एनसीआर में या टियर 2 सिटीज़ में या उसमें अपना मार्जिन लगा कर के बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी मिल जाएगा। अगर आपको पूरा ज़मीन के साथ नहीं मिल पाएगा, तो कम से कम फ्लैट्स तो मिल ही जाएँगे, जो कि वर्थ लिविंग हो। 5वां जो इम्पोर्टेंट फीचर है, ख़ास तौर पे मैं स्टेट बैंक के होम लोन फैसिलिटीज़ की बात करूँगा, उसमें फ्री ग्रुप इंश्योरेंस भी है और जब तक आपका होम लोन रिपेमेंट नहीं होता, तो वो होम लोन की आउटस्टैंडिंग आपकी कवर्ड होती है। इन केस ऑफ एनी इवेंचुअलिटी, जो जो इंडिविजुअल होम लोन टेकर है, उसकी डेथ हो जाती है, तो वो होम आपको
तो होम लोन का जो आउटस्टैंडिंग है वो पूरा इंश्योरेंस से रिपे हो जाएगा, तो आपके डिपेंडेंट को बिना किसी आउटस्टैंडिंग के हैंड ओवर हो जाएगा। दोस्तों, इन 4-5 फैसिलिटीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं अक्सर साथियों को बताता रहता था कि होम लोन की फैसिलिटी जितनी भी अर्ली एज में ले लें, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती है और जब तक आपकी सर्विस पूरी होती है, तो वो मकान आपका फ्री हो जाता है और वो लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो जाता है। इसके लिए जो इकोनॉमिक्स है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने टियर 1 या मेट्रोपॉलिटन में कोई मकान लिया है, तो जितना आपने होम लोन लिया है, उसका रिपेमेंट करने के बाद आपको 15 साल में वो मकान फ्री का हो जाता है और जो उसकी एप्रिसिएशन होगी, वो अलग है। तो फ्री में कैसे होता है? यदि आपने मकान लेकर के खुद रह रहे हैं, तो आप हाउस रेंट बचाएँगे और जो आपको बैंक से हाउस रेंट मिलेगा, वो आपका एडिशनल होगा। साथ ही आपको इनकम टैक्स की छूट भी मिलेगी। इस तरह से इस होम लोन लेने के बाद आपके जो इंस्टॉलमेंट जितनी होगी, वो उसी के बराबर होगी जितना कि आप मार्केट में उस मकान के लिए किराए पर रहते हैं। अगर आप किसी भी हालत में उस मकान में खुद नहीं रह सकते, तो उसको यदि किराए पे लगा देंगे, तो उतना किराया आपको मिलेगा कि उसकी जो इंस्टॉलमेंट है, वो रिपे हो जाएगी। तो अंत में आपको वो मकान फ्री का पड़ जाएगा। दोस्तों, कई बार हमारे साथी अपने आगे प्लानिंग तो करते रहते हैं, लेकिन होम लोन की प्लानिंग नहीं कर पाते हैं और वो या प्लानिंग करते भी हैं, तो वो कुछ ऐसी प्लानिंग कर लेते हैं जिससे कि उनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं अभी इसी वीडियो के माध्यम से एक अपने साथी का उदाहरण दूँगा। वो हमारे साथ दिल्ली हेड ऑफ़िस में थे और उन्होंने 35 साल की नौकरी पूरी कर ली थी और वो स्केल 4 ऑफ़िसर थे। लेकिन उन्होंने इस 35 साल की सर्विस में ना तो कहीं पे मकान बनाया, ना होम लोन लिया था। अनफॉर्चुनेटली उनको कैंसर हो गया और उनकी डेथ हो गई 6 महीने के अंदर-अंदर। जितने उनके फैमिली के पास रिसोर्सेज़ थे, उनके कैंसर के इलाज में लग गए, क्योंकि जब भी कभी इस प्रकार की बीमारी होती है, बेशक बैंक रियम्बर्स करता है, लेकिन रियम्बर्समेंट के अलावा भी बाकी काफ़ी खर्चे होते हैं, जिससे कि परिवार के जितने भी सोर्सेस हैं, वो एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं। जब उनकी डेथ हुई, तो उनका परिवार बैंक से काफ़ी मिन्नत करता रहा कि हमें 1 साल के लिए किसी लीज़ अकोमोडेशन में रहने दिया जाए। लेकिन बैंक के रूल्स के हिसाब से 3 महीने के अंदर-अंदर ही उनको वैकेट करना पड़ा और फिर कहीं पे किराए पे रहना पड़ा। जो फैमिली पेंशन थी, वो भी इतनी नहीं थी कि जो कि उनका घर का भरण-पोषण हो और उनका किराया इत्यादि के खर्चे पूरे निकल जाएँ। दूसरी तरफ उनके बच्चों की लायबिलिटी थी, जो कि कॉलेज गोइंग बच्चे थे, वो अभी एजुकेशन ही कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो वो एम्प्लॉयमेंट में आने के लिए उनके 2-3 साल थे। तो उन 2-3 सालों में उस फैमिली को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अगर उन्होंने कहीं पर भी मकान बना रखा होता, तो कम से कम किराए पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो खर्चा उनका बच जाता। दूसरी तरफ यदि उनका होम लोन होता, तो होम लोन उनके आकस्मिक मृत्यु पर उसका रिपेमेंट इंश्योरेंस कंपनी कर देती। तो ऐसी स्थिति में मेरा सभी अपने साथियों से अनुरोध है कि बैंकिंग इंडस्ट्री में जब आप आए हैं, तो यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं, उनको अवेल करिए। होम लोन की फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है, जिसके फीचर मैंने पहले ही बता दिए, तो उसको ज़रूर अवेल। अब दूसरा एक प्रश्न आता है कि होम लोन कब अवेल करना चाहिए? तो इस प्रश्न का जवाब है, होम लोन जैसे ही आप होम लोन के लिए एलिजिबल होते हैं, पहले तो 5 साल था, अब तो 2 ही साल में एलिजिबल हो जाता है स्टाफ होम लोन के लिए। तो 2 साल बाद ही आप तुरंत होम लोन के लिए कोशिश करिए और जहाँ तक संभव हो सके तो तुरंत अपना मकान ले लीजिए। दूसरा प्रश्न आता है कि होम लोन कहाँ के लिए लेना चाहिए? क्या आप अपने नेटिव प्लेस में मकान बनाने के लिए लें? क्या आप नियर बाय सिटी में लें?
या क्या आप जहाँ नौकरी कर रहे हैं वहाँ पर लें, क्या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में लें या टियर 1 सिटी में लें। तो इस संबंध में मेरा ये सुझाव रहेगा कि आप चाहे कहीं रूरल एरिया में सर्विस कर रहे हैं, चाहे अपने नेटिव प्लेस के नज़दीक सर्विस कर रहे हैं या कहीं मेट्रोपॉलिटन सिटी में नौकरी कर रहे हैं, तो आप जब भी कोई होम लोन लें तो केवल कोशिश करें कि आपके बजट में क्या मेट्रोपॉलिटन सिटी में होम लोन लिया जा सकता है। यदि आपके बजट में मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं मिलता तो उसके बाद उसके नियर बाय जो टाउन्स हैं उसमें ले सकते हैं। अदरवाइज टियर 1 सिटीज में यदि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे होम लोन की सही जगह पे तो वहाँ पर भी आपको रेंटल इनकम भी सही मिल जाएगी और वहाँ एप्रिसिएशन होने के चांसेस भी होंगे, क्योंकि होम लोन लेने का फायदा तभी है जब आपको रेंटल इनकम रेगुलर मिले या आप स्वयं रह पाए और साथ ही प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन भी हो। इस संबंध में मैं एक और एग्जांपल दूंगा अपने साथी का कि जो कि पहले जब अवार्ड स्टाफ में थे तो उन्होंने अपने होम टाउन एटा में मकान बना लिया था और एक छोटा सा होम लोन भी ले लिया था जो कि 1 सवा लाख के करीबी था। फिर वो ऑफिसर में प्रमोट हो गए और स्केल 4 तक पहुंच गए। काफ़ी समय तक वो सोचते रहे कि कहीं मकान बनाना चाहिए, क्योंकि जो एटा का मकान है वो उनका होम टाउन में है तो सही, लेकिन वहाँ वापस जाना तो ऑफिसर बन करके बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑफिसर बनने के बाद अक्रॉस द कंट्री ट्रांसफ़र होती है। उनको इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में भी जाना पड़ा। काफ़ी अमाउंट भी उन्होंने जमा कर लिया था, लेकिन उन्होंने होम लोन नहीं लिया और रिटायरमेंट के बाद वो हैदराबाद जाकर के अपने बेटे के साथ चले गए और जब वो बेटा मल्टीनेशनल कंपनी में था, उसके बाद वो दूसरी कंपनी में ट्रांसफ़र हो गया और वो फॉरेन असाइनमेंट में चला गया। उसके बाद उनको ये लगा कि हैदराबाद तो नॉर्थ इंडिया से काफ़ी दूर है, क्यों ना फिर वापस नॉर्थ इंडिया में कहीं पर मकान देखा जाए। तो वो जब वापस दिल्ली आकर के उन्होंने मकान देखने की कोशिश की तो वो उनकी पहुँच से बाहर था। लेकिन उन्होंने फिर डिसाइड किया कि किसी दिल्ली के एनसीआर में कोई फ्लैट लिया जाए। तो मेरा ये मानना है कि जब वो दिल्ली में पोस्टेड थे, मैंने उनको ये कहा था कि आज की डेट में मार्केट में मकानों के रेट कम हैं, जो कि कोविड के पीरियड के पहले और उसके आसपास का था। तो इस समय आप होम लोन लेकर के एक मकान एनसीआर में कहीं न कहीं ले लीजिए। लेकिन उनको ये लगा कि हमने एनसीआर में तो रहना नहीं है, तो क्यों हम यहाँ पे इन्वेस्ट करें। हालाँकि मेरा ये मानना था कि यदि आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो उसको रेंट पे लगा सकते हैं और रेंटल इनकम आपको मिलती रहेगी। लेकिन उनका डिसीजन था, हम किसी को फ़ोर्स भी नहीं कर सकते, तो वो अल्टीमेटली घूम करके फिर 5 साल बाद एनसीआर में जब वो खरीदने लगे तो जिस प्रॉपर्टी को वो 5 साल पहले 1/3 वैल्यू पे खरीद सकते थे, वो 3 गुना ज़्यादा उसकी प्राइस देनी पड़ी। तो ये आपका डिसीजन का समय सही होना चाहिए और उसका कहाँ पर इन्वेस्ट करना है उस वो भी बहुत मायने रखता है। इस एग्ज़ाम्पल को मैंने इसीलिए दिया है कि आपको प्रॉपर्टी में जब भी इन्वेस्ट करना हो तो रिसेशन के टाइम पे इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको आसानी से अपनी चॉइस की प्रॉपर्टी भी मिल जाएगी और रेट भी सही मिलेगा और जब कभी भी प्रॉपर्टी का जो साइकिल है वो चेंज होगा तो उसमें एप्रिसिएशन भी ठीक मिलेगा। तीसरा एक एग्जांपल मैं और देना चाहूँगा अपने फ्रेंड्स का। वो अपने ऑफिसर्स के लेवल पे कई जगह ट्रांसफ़र होते रहे और उनका जो नेटिव प्लेस था वो दिल्ली था। वो दिल्ली के जोधपुर में पोस्टेड हो गए और जोधपुर में उन्होंने एक देखा कि कोई होम लोन का प्रोजेक्ट आ रहा है तो उस पर इन्वेस्ट कर दिया। जब वो रिटायर हुए, जोधपुर वाला जो मकान था, वो पोज़ीशन तो मिल गया, उसमें रेंटल इनकम बड़ी ही नॉमिनल थी और ना ही कोई एप्रिसिएशन के चांसेस थे। जो उनकी कॉस्ट पड़ी थी, उसमें भी वो बेचने में समर्थ नहीं थे और दूसरी तरफ यदि जोधपुर का मकान वो डिस्पोज़ ऑफ कर भी देते, तो उनको दिल्ली या एनसीआर में उस सेल वैल्यू पे कोई मकान खरीदने की
स्थिति में नहीं थे। ऐसी स्थिति में उनको आज की डेट में दिल्ली में किराए पे रहना पड़ रहा है और जो जोधपुर का मकान है वो एक नॉमिनल किराए पे लगा रखा है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप कोई भी डिसीजन इमोशनल होकर के ना लें, बल्कि रैशनल डिसीजन लें और समय पे लें। आप जहाँ भी इन्वेस्ट करें वहाँ पर 2 फैक्टर को ध्यान रखें, क्या वहाँ रेंटल वैल्यू होगी या नहीं? क्या मैं वहाँ पर रिटायरमेंट के बाद रह पाऊँगा या नहीं? और तीसरा, क्या एप्रिसिएशन होने के चांसेस हैं या नहीं? इन 3 फैक्टर को तो आपको ध्यान में रखना ही होगा जब कभी भी प्रॉपर्टी पर इन्वेस्ट करें, होम लोन लें। हर बैंक एम्प्लॉय को एक होम लोन तो अपने अर्ली स्टेज में ही ले लेना चाहिए और यदि संभव हो पाए तो अपने सर्विस के दौरान भी एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप रिटायरमेंट की एज तक पहुंचेंगे तो तब तक हाउसिंग लोन की लिमिट भी बड़ी होंगी और आपके पास दूसरी ऑप्शन भी होगी कि दूसरे हाउसिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उस इन्वेस्टमेंट को आप एक पोस्ट रिटायरल इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी कर सकते हैं। उसमें भी ये ध्यान रहे कि वो ऐसी जगह इन्वेस्ट होना चाहिए कि जहाँ पर आपको एप्रिसिएशन मिलने के चांसेस हैं। उस प्रॉपर्टी को आप अपने लोन के रिपेमेंट पीरियड 70-75 साल या 80 साल तक भी रिटेन कर सकते हैं और उसके बाद डिस्पोज ऑफ करना चाहें तो डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। अदरवाइज आपके लीगल हेयर्स को वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी, जो कि उनके लिए एक वरदान होगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आशा है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आपको लाभ होगा और आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई तो इसको लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर भी करें और बाकी कोई और जानकारी चाहिए तो उसके लिए कमेंट अवश्य करें। फाइनेंशियल लिटरेसी से संबंधित, बैंक से संबंधित, बैंक पेंशन से संबंधित, गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में या फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में या साइबर अवेयरनेस के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। नए-नए वीडियो के जल्द नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।